18 क्वेश्चन आप देख सकते हो। 18 क्वेश्चन में मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। 18 क्वेश्चन एंड 20th क्वेश्चन, ये दोनों शॉर्ट नोट्स और ये दोनों सेम इजी है, ओल्ड सिलेबस है। डिफरेंट बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, दोनों के इसमें एक का स्कोप अलग है, एक का स्कोप अलग है। एक इन्वेस्टिगेशन है जहां पर ट्रू एंड फेयर नहीं देते, ओके। ऑडिट है जहां पर ट्रू एंड फेयर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अपन फुल प्रूफ काम करते हैं, पूरा कंक्लूसिव एविडेंस लेते हैं। ऑडिट में अपन फुल प्रूफ काम नहीं करते, कंक्लूसिव नहीं लेते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट रहता, इन्वेस्टिगेशन में इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं रहता। इन्वेस्टिगेशन सालों तक चल सकती है, ऑडिट 1 साल चलता, 1 साल के बाद अगले साल वापस दूसरा हो जाता। ये सिनारियो तेरे ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस है। सेम वापस डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए हैं। और इसके अंदर ही इफ यू फोकस ऑन, ओके, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस, देयर इज 2 कॉन्सेप्ट इन चैप्टर, दैट चैप्टर। इन ड्यू डिलिजेंस देयर आर मेनी ड्यू डिलिजेंस टू बी नीड टू बी परफॉर्म्ड, ओके। एग्जांपल व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ओके, वन ऑफ द मेजर ड्यू डिलिजेंस इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। अगर तेरा आंसर मेन आंसर देखे तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, ओके। पढ़ लेना रे भाई, नहीं पढ़ा होगा तो ये पढ़ लेना, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस इसके अंदर नहीं है, वो उसका पार्ट है, लेकिन तू एटलीस्ट ये पढ़ लेना भाई, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। कुछ नहीं पढ़े तो ये तो पढ़ ले, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पढ़ना। उसके अंदर आपको दिया है कि जब तुम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करोगे, ड्यू डिलिजेंस करना मतलब बिफोर मर्जर, बिफोर एक्विजिशन, मैं बोलता हूं कि मेरे लिए ये परफॉर्म करके दो, मेरे को एक्विजिशन करने के बाद ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें मैं इसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरे को हवा करके बताएगा ना, बोलेगा देख भाई इधर हवा है, इधर हवा है, इधर हवा है। ये हवा क्या करेगा, इसके एसेट बहुत ज्यादा बताएगा और इसकी लायबिलिटी कम बताएगा। बस ये चीज तुमको आइडेंटिफाई करनी है, ओके। ये चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो तुझे क्या ढूंढना होता है, हिडन एसेट्स एंड हिडन लायबिलिटीज। तो हिडन एसेट्स कौन से हो सकते हैं, हिडन लायबिलिटीज क्या हो सकती है, ओके। बिकॉज हिडन एसेट्स रहा, सॉरी, ओवर वैल्यूड एसेट्स रहा तो अपने लिए प्रॉब्लम है, ओके। और अंडर वैल्यूड लायबिलिटीज रही तो अपने प्रॉब्लम है। उसी पॉइंट से फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आ जाता है, वही आपका अगला क्वेश्चन है। तो पहला वाला इज बेसिक, डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। एंड सेकंड इज, अगर आप देखोगे, जीटा लिमिटेड इज एंटीसिपेटिंग टेकिंग ओवर ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड अपॉइंट्स यू फॉर ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। While reviewing its request you to look specifically for any hidden liabilities and overvalued assets. State brief major areas you would examine for hidden liabilities, overvalued assets. लॉजिक सिंपल है, तेरे कुछ क्रेडिटर्स है तूने डिस्क्लोज नहीं किए होंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी है डिस्क्लोज नहीं की होगी, ओके। कंटीजेंट लायबिलिटी विच इज अबाउट टू ड्यू वो डिस्क्लोज नहीं किया होगा। देयर आर मेनी थिंग्स विच मे नॉट बी डिस्क्लोज बाय यू, ओके। ओवरवैल्यूड एसेट्स, तूने वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो किया होगा वो एकदम डिफरेंट फेयर वैल्यू बेसिस पे नहीं किया होगा, दूसरे वैल्यू पे बेसिस किया होगा। ये तेरा एक आंसर बन जाएगा, ये जस्ट चेकआउट कर लेना। दिस इज व्हाट ए कंटेंट डायरेक्टली आंसर एट योर एंड, ओके। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन, अगेन 18 टू बी रिमेंबर्ड विथ नो अमेंडमेंट, नथिंग टू बी डन, okay। And the last concept which comes is which I am discussing from this question answer point is 19th वाला professional ethics, and I do think that is very clear for you also because professional ethics में आपका content अगर clear रहेगा तो इसमें certain amendments है, वो amendments आपको ध्यान रखना है। 2-3 जगह amendment है, amendment हुआ है, एक amendment पहले से हुआ है, एक amendment recent में हुआ है, okay, okay, yes, कोई कुछ बोला ना, okay। ये तो समझ में आया ना, एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस देख लेना, मतलब इसके अंदर नहीं है पर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस अपने इसमें थियरी में जो भी रहेगा ना वो पढ़ लेना। ये खाली उसमें इतना ही आंसर नहीं है, वो आंसर बहुत बड़ा है, एरियाज देखना पड़ेगा उसमें स्टार्टिंग जाके क्या करना रही है, स्टार्टिंग में जाके उसमें इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट का, सामने वाले पार्टी के साथ में इन्वेस्टिगेशन करना होगा, उसके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके एम्प्लॉय से बात करनी पड़ेगी। साला टेक ओवर करने के बाद उसके एम्प्लॉय हम लोग को अडेप्ट नहीं किया तो कौन जिम्मेदार है भाई उसका, ओके। तुम मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगे, प्रभु बोलेगा मेरे को जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ, ओके। कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज तुम्हारे भी एम्प्लॉय रहेंगे, तुम टेक ओवर करोगे तो तुम्हारे एम्प्लॉय प्रभु के ऊपर हावी हो जाएंगे। प्रभु बोलेगा मां कसम साला ऐसा कौन है, कौन पहले तो मैं तोड़ था, आज साला मेरे ऊपर कोई तोड़ है, बक। दिस इज व्हाट ए प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू इवैल्यूएट। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का क्राइटेरिया पूरा वही सेट करेगा। प्रोफेशनल एथिक्स में एक सबसे पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको सबको याद होगा, मैं यूजुअली नंबरिंग ऐसे लेता हूं 611, मतलब वो ये पॉइंट है, जब मैं 611 बोलता हूं क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1, यानी पहला वाला क्लॉज है, दूसरा पार्ट है और तीसरा शेड्यूल है। मालिक समझ में आया? मेरे सारे रिवीजन में उसमें आपको ऐसे ही मिलता है, तो मैं यूजुअली उसी पॉइंट पे जाता हूं। क्लॉज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1 लिखने का तरीका ऐसा नहीं होगा, रोमन होगा, मालूम है ना। तो पर अपने लिए ये करने के लिए शायद आपको मालूम हो 611 किसके बारे में है। 611 अपनी लाल करना, ओके, मालूम है ना, सॉलिसिटिंग, अपनी बड़ाई करना, ओके, मतलब अपनी ढोल ढन के बांटना, हवा करना, ओके। तू सॉलिसिट किया तो मिसकंडक्ट है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में से एक सिंपल सा एक्सेप्शन है, तू सीए इन प्रैक्टिस के पास जाके बोल सकता है कि मेरा ये है भाई, तू मेरे को काम दे, सबसे पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है तेरा, टेंडर्स, ओके। टेंडर्स की बात करें तो टेंडर्स में एक मॉडिफिकेशन पिछले टाइम पे हुआ है,
अभी कल इसमें नहीं है, लेकिन टेंडर्स में एक मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, गाइडलाइंस फॉर टेंडर आया है। ओके, पहला पॉइंट, अगर टेंडर अदर प्रोफेशनल के लिए भी है तो, और दूसरा पॉइंट, टेंडर खाली सीए के लिए है, ओनली सीए के लिए है। मैं वापस बोल रहा हूं, एक्सेप्शन है, टेंडर में तुम अपने आप को सॉलिसिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन है। पहला पॉइंट, ओके, 611 सेज यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू सॉलिसिट योरसेल्फ। एक्सेप्शन, यू कैन गो विद सीए इन प्रैक्टिस, जहां पर आप सॉलिसिट कर सकते हो, और दूसरा, आप किस में सॉलिसिट कर सकते हो? टेंडर्स। टेंडर्स किस में सॉलिसिट हो सकता है? ओके, अब 611 के क्राइटेरिया में, ओके, ये क्या बोलता है? पहली बात, टेंडर्स अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी है, और ये टेंडर्स खाली सीए के लिए है। अगर टेंडर्स अदर प्रोफेशनल्स के लिए है, तो इस टेंडर के लिए तू रिस्पॉन्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट गिल्टी। पहले का ही था। हाँ, ये पहले का ही है मैडम, मैं बोला ना, ये नवंबर में भी था, जैसा मैं मेकिंग हाईलाइट, क्योंकि वो दो पॉइंट वो साथ में है, तो इसके लिए ये मैं बोला तो सही। मैं थोड़ा बोला अभी अमेंडमेंट आया, मैं बोला ये पहले का था, अमेंडमेंट जो आया और एक वाला है रिकवरी कंसल्ट परसेंटेज बेसिस पे, बस उसी में चेंज है, बाकी तो ये साला पहले का है। लेकिन ओनली सीए के लिए है, तो ओनली सीए के लिए अब तेरे पास और एक क्राइटेरिया है, अगर मिनिमम फीस बताया है, मिनिमम फीस बताया है, ओके, मिनिमम फीस मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड। ओके, अगर मिनिमम फीस मेंशन्ड है तो यू रिस्पॉन्ड, लेकिन मिनिमम फीस मेंशन नहीं है तो डू नॉट रिस्पॉन्ड। अगर तूने इधर रिस्पॉन्ड किया तो ये गिल्टी हो जाएगा, बात खत्म। मैं वापस बताऊं, ओके, टेंडर्स किसके लिए है सबसे पहले पता कर लो। टेंडर्स अगर अदर प्रोफेशनल्स के लिए भी है तो डेफिनेटली यू कैन रिस्पॉन्ड, लेकिन टेंडर सिर्फ तेरे लिए है, सीए के लिए है। अब उसमें पता करो टेंडर में मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब की है क्या। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब की हुई है तो डोंट रिस्पॉन्ड, सॉरी रिस्पॉन्ड, लेकिन मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं की है तो डोंट रिस्पॉन्ड, फिर वो लोग ढूंढ लेंगे। एग्जाम्पल, ओके, अगर आपके लिए ऑटोमेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के रिकॉर्ड्स मैनुअल थे ना, उसको ऑटोमेट करना है। अब मेरे को पता खाली सीए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, रिस्पॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्ड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स ऑडिट के लिए टेंडर है, मेरे को पता खाली कोई भी कर सकता है, सीए चाहिए, बात खत्म। सीए चाहिए, सीए के लिए क्या क्या करना है तेरे को ये फोकस करना होगा। तो अभी यहां पर टैक्स ऑडिट के लिए आया टेंडर, तो तूने क्या देखना चाहिए? मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब है। अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो तेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि कोई कंपीट नहीं करेगा ना आपस में। ओके, और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो भाई डोंट रिस्पॉन्ड, बात खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? क्वेश्चन 1A अपडेट मान लीजिए, मेरे ख्याल से समझा नहीं है तो पुराना वाला ही है। क्वेश्चन 1A तेरा ये पॉइंट है, एलिमेंट एसोसिएट्स, a firm of chartered accountant, responded to a tender issued exclusively for chartered accountants by an organization in the area of tax audit. However, no minimum fees was prescribed in the tender document. Guilty or non-guilty? पढ़ रहे पूरा? एलिमेंट एसोसिएट्स, ओके, 5-10 मिनट पढ़ना है बस, उसके बाद गया है, फिर उसके बाद खाली तेरे को नोट्स बनाने हैं बस, LODR के। तेरा पढ़ने का कॉन्सेप्ट खाली 5-10 मिनट का पॉइंट है। ओके, तो इसमें गिल्टी है या नॉट गिल्टी है? गिल्टी क्यों है? ओके, रिस्पॉन्ड नहीं करना था, क्यों नहीं करना था? क्योंकि मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। नॉट गिल्टी, सॉरी, इस केस में गिल्टी। ओके, सेकंड केस वाला आपके लिए अमेंडमेंट है। ओके, सेकंड केस भी आपके लिए अमेंडमेंट जो है वो है 1011। अब 1011 की कहानी आराम से, शायद 1011 मालूम है ना, एनी पर्सन हु कैन चार्जिंग द फीस ऑन परसेंटेज बेसिस ऑफ द आउटकम, जितना आउटकम आएगा उसका मैं परसेंटेज बेसिस चार्ज कर रहा हूं, तो आई एम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दैट्स इट। ओके, सही, यहां पर गिल्टी हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन थे। अब शायद तेरे को याद हो, शायद ना याद हो, एक्सेप्शन पहले खाली 3 थे। 3 कौन थे? सबसे पहले था लिक्विडेटर और रिसीवर, दूसरा था ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मालूम है ना, और एक क्या था? वैल्यूअर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, यानी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, उनके लिए भी लिक्विडिटी, मतलब उनके लिए भी परसेंटेज बेसिस पे है। अब यहां पर तेरी न्यू एंट्री हुई है, न्यू एंट्री तेरी कितनी हुई है? 5 एंट्री न्यू हुई है। 5 न्यू एंट्री कौन सी हुई है? सबसे पहले सर्टन मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तू अगर दे रहा होगा मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, यू कैन चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस। ओके, मेरे ख्याल से आपको मालूम है सेक्शन 22 के अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्टन सर्विसेज उन्होंने रिकॉग्नाइज की हुई है। सेकंड सिनेरियो, ओके, सर्टन फंड रेजिंग सर्विसेज, आपने फंड रेज किया है कंपनी के लिए, ओके, वो फंड रेजिंग सर्विसेज के लिए अगर आपने परसेंटेज बेसिस पे चार्ज किया हुआ है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू आर नॉट गिल्टी। तीसरा सिनेरियो, डेब्ट रिकवरी बेसिस,
यानी एग्जाम्पल, तुम बैंक वाले के पास गए, बैंक ने बोला डेप्ट रिकवर करने के लिए क्या करना है, तो आपने बैंक को ओके रिकवरी कैसे करना उसका कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, चल जाएगा। प्लीज बी क्लियर, यू कांट बिकम रिकवरी एजेंट। ओ मालिक, यू कांट बिकम रिकवरी एजेंट, बट यू कैन बिकम रिकवरी कंसल्टेंट। ये मॉडिफिकेशन है और एक अमेंडमेंट है जो अपने इसमें क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन याद रखना, रिकवरी एजेंट नहीं बन सकता, लेकिन क्या बन सकता तू, रिकवरी कंसल्टेंट। अब रिकवरी कंसल्टेंट बना तो कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा ना, परसेंटेज बेसिस पे ले सकता है तू। ओके, कोई कंपनी को मैंने ऐसे तरीके बताए जिसकी वजह से उनके कॉस्ट बच रहे हैं, और वो कॉस्ट जो बच रहा है, वो जितना कॉस्ट बच रहा है ना उसका 10% तू मेरे को देगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इफ यू आर गिविंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, ओके, कॉस्ट सी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, सर्टन मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज एक्सेप्शन में आ गई, सर्टन फंड रेजिंग सर्विसेज आ गई, ओके, डेप्ट रिकवरी बेसिस। लेकिन याद रखना, डेप्ट रिकवरी बेसिस पे आप स्टार मार्क करके ध्यान रखना, तू क्या बन सकता है, तू रिकवरी कंसल्टेंट, यू कैन बिकम रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट नहीं बन सकते हो, ये याद रखना, रिकवरी एजेंट बन नहीं सकता। रिकवरी एजेंट बनाया तो तू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही हो गया है। ओके, एंड वन मोर पॉइंट, एनी अदर सर्विसेज विच आर स्पेसिफाइड बाय काउंसिल, यानी काउंसिल ने बहुत बड़ा स्कोप कर दिया इसका। पहले ये स्कोप बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, अब स्कोप बहुत बड़ा हो गया। दैट्स व्हाट योर कंटेंट विच हैज बीन डिफाइंड। ये टोटल 5 फैक्टर तेरे को एडिशनल आ गया, यानी अभी टोटल कितने पॉइंट्स लिखने रहेंगे एक्सेप्शन में, 8 पॉइंट्स लिखने रहेंगे। 8 पॉइंट एक्सेप्शन के आ जाएंगे, बात खत्म। मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग सर्विसेज बहुत सारी है, उसमें फिल्टर है, वो छोड़ देना, वो सर्टेन मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज याद रख। मेन पॉइंट डेप्थ पे ही क्वेश्चन है, पॉइंट एकदम सिंपल है। हाँ, कौन सा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट वाला काउंसिल को जो लगी वो एस रिक्वायर्ड बाय काउंसिल, एक्सेट्रा रे, काउंसिल को और लग सकती है ना, तो काउंसिल के हिसाब से डिटरमाइन हुई है वो, एज डिसाइडेड बाय काउंसिल, ऑडिट और सर्विसेज विच आर डिसाइडेड बाय काउंसिल। मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? नहीं, वो उसमें वही है, सर्टेन बोला है। प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन वाले इसमें यू कैन चार्ज बेसिस ऑन फिक्स बेसिस, 3400 बोलता उसके लिए, ऐसा हो, नहीं तो स्टैंडर्ड से मर जाओगे आप, स्टैंडर्ड की वजह से जाओगे आप। एक याद रख, डेप्ट रिकवरी, बात खत्म। और एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन याद रख लो, क्योंकि ये केस हुआ है, इसकी वजह से ये आया है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन केस की वजह से आया है, और डेप्ट रिकवरी केस की वजह से आया हुआ है। ये दोनों केस की वजह से आया, बाकी फिर और मॉडिफाई कर लिया उन लोगों ने, तो और केस ना हो तो इसकी वजह से और मॉडिफाई कर लो। ओके, सेकंड पॉइंट है वो अपडेट मार लो। सेकंड पॉइंट, PQR लिमिटेड अप्रोच CA Y, a chartered accountant in practice, for debt recovery services. CAY accepted the work and insisted for fees to be based on 2% of the debts recovered. Is he guilty or not guilty? अरे गिल्टी या नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी, चलेगा, आपके डेट में डेप्ट रिकवरी सर्विसेज में चल जाएगा। लेकिन याद रखना, मैं वापस बता रहा हूं, यहां पर ये क्या बन रहा है, रिकवरी कंसल्टेंट, ही शुड नॉट बी रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट रहा तो ये गिल्टी गया हो, ऑलरेडी है, इस क्लॉज की बात ही नहीं है वो। इट इज अबाउट 10(1)(1) के साथ में, मतलब यहां पर अपन बात कर रहे हैं 10(1)(1), ही विल बी गिल्टी अंडर 11(1)(1), परमिशन विच इज ग्रांटेड, उसी के अंदर ही इज नॉट ग्रांटेड टू वर्क एज ए डेप्ट रिकवरी एजेंट, he is permitted to work as debt recovery consultant, बात खत्म। he is not CA in practice as such, वो उसके पार्ट में वो गिल्टी हो जाएगा। तीसरा सिनारियो भी आपके लिए ऑलरेडी पता होगा, ये भी पुराना है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके, कैन आई डिस्क्लोज ऑन वेबसाइट माई क्लाइंट नेम? आंसर इज नो, लेकिन एक अमेंडमेंट था जो नवंबर 16 में आया था, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ रिक्वायर्ड कर रहा है तो डेफिनेटली आपको करना होगा। सिक यूनिट के लिए वो क्राइटेरिया है, बाकी नहीं है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पॉइंट पे आ रहा है। EBC EBZ, ये नवंबर 16 का ही अमेंडमेंट है, वापस लॉ की रिक्वायरमेंट है। EBZ एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डेवलप्ड ए वेबसाइट ebz.com. द कलर चूजन फॉर द वेबसाइट इज वेरी ब्राइट ग्रीन, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द वेबसाइट वाज एट रन टू बी ऑन विच मोड? पुश मोड। कौन से मोड पे होना चाहिए, पुश या पुल? पुल मोड पे होना चाहिए, पुश नहीं, तो पहला ही तू गिल्टी हो गया। ठीक है, ये वाले पे है।
where the names of the partner of the firm and the major client were displayed on the website without any disclosure obligation from any regulator. यानी दूसरे पार्ट पे गिल्टी हो गया. This is what you are altogether guilty with respect to your 611. तो 611 के अंदर वेबसाइट रेगुलेशंस के अंदर ही तू गिल्टी हो जाता है. ओके, तो वेबसाइट के रेगुलेशन 611 में मालूम है ना, गाइडेंस दिया हुआ है, उसके अंदर ही गिल्टी है. एंड लास्ट वाला भी अमेंडमेंट नहीं है आपके लिए. XYZ and company, okay, a firm of chartered accountant received 4.8 lakhs in January on behalf of one of their client who has gone abroad and deposited amount in their bank account. Okay, so that they can return the money to the client in July 16 when he is due to return in India. Okay, guilty or not guilty? Guilty. कौन से क्लॉज के अंदर? Okay, पहली बात तो ये शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है. शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 रहेगा, उसका क्लॉज 10 रहेगा और पार्ट 1 रहेगा. तो क्लॉज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2, तो 10(1)(2) इसके अंदर ये गिल्टी रहेगा. दैट्स व्हाट योर क्लियर कट कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. और आगे तो सारे आंसर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये है हजार सैम्पलिंग है. ओके, आगे वाला तो कंटेंट आप देख सकते हो, उसके उसमें मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ. ओके, एनीवे विथ रिस्पेक्ट टू दिस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी आप ध्यान रख लेना. और एक अमेंडमेंट आपका वही है जो मैंने ऑलरेडी बताया. 1111 में दे हैव इंक्लूडेड वन मोर क्लॉज, 1111 परमिशन ग्रांटेड जनरली. उसमें वो क्या बन सकता है अभी? रिकवरी कंसल्टेंट. ये याद रखना, यानी इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. रिकवरी कंसल्टेंट. ओके, 1111 1011 इज परसेंटेज बेसिस, 1111 इज परमिशन फॉर वर्किंग अदर बिजनेस. मतलब वो डायरेक्टर बन सकता है, मालूम है ना. 1111 वाला पॉइंट है, एनी बिजनेस, वही सिनेरियो. सीएन प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो सीएन प्रैक्टिस कैन ही बिकम रिकवरी कंसल्टेंट. ये पंटर लोग, यस, एक्सेप्ट ही डिड नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी परमिशन. ओके, द स्ट्रक्चर वाइज व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद द कंटेंट, ये कंटेंट वाला सिनेरियो इधर तक ध्यान रखो. ओके, गोइंग ऑन एकेडमिक्स अपडेट. ओके, जो सारे के सारे जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं अपडेट मार लो. सबसे पहले मैं अपडेट कर लेता हूं क्या क्या सीन है. आपके पहले पेज नंबर 136, 137, 138, 139. ओके, ये वाला सिनेरियो आपको ऑलरेडी कवर हो जाता है उसके अंदर. तो गाइडेंस नोट एंड अदर थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड. दैट इज योर अबाउट स्टैंडर्ड. तो दिस ऑलरेडी कवर्ड, ये देखने की जरूरत नहीं है तेरे को. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 एंड 147 तक यहां पर तेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है. सर ये किधर गया? ये तेरा गया क्वेश्चन नंबर, याद होगा, इंटरनल कंट्रोल वाला सिस्टम. ओके, तेरा ये क्वेश्चन गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4C वाले पॉइंट में. 4C, क्वेश्चन 4C, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट उधर कवर हुआ है. याद है मैंने बोला था पंचायती ये छोड़ दो. उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? इफ रिमेंबर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड यू डिस्कस 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स? कंट्रोल, एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. उसी का पूरा डिस्कशन वो पेजेस पे है, उसी के अंदर वो स्टार्टिंग का. तो क्वेश्चन 4 वाला पार्ट इसमें कवर्ड हो जाता, तो ये वाला छोड़ दो. ओके, पेज 148. ओके, इसका पहला क्वेश्चन आपको डिस्कशन करना है, मतलब ये ध्यान रखना है. नाउ दिस इज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड SQC1. इफ यू रेड SQC1 तो गुड इनफ. नहीं रेड हुआ, मतलब नहीं रीड किया, तो अपने लिए वो पॉइंट आएगा जिसमें आपको ध्यान रखना होगा. सर मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, कितने साल तक वो रोटेट हो सकता है? कितने, मतलब एक फर्म है, वो फर्म कितने साल तक काम कर सकती है? ओके, 2 टर्म काम कर सकती है. अगर पार्टनरशिप फर्म में तो, प्रोप्राइटर फर्म में तो 1 टर्म. एक टर्म कितने साल का? 5 साल. अब पार्टनरशिप फर्म में तो 2 टर्म, यानी कितने साल? 10 साल. ये अपना कंपनी एक्ट बोलता है. लेकिन SQC1 क्या बोलता है? अगर तुमको क्वालिटी कंट्रोल रखना है तो तुम्हारा इंगेजमेंट पार्टनर रोटेट होना चाहिए. मैक्स टू मैक्स कितने? 7 ईयर्स. यानी 7 ईयर्स के अंदर अंदर, मैं वापस बोल रहा हूं, समझ ले, 7 ईयर्स के अंदर अंदर, 7 ईयर्स तक वो पार्टनर उस क्लाइंट पे काम कर सकता है. 8th ईयर से दूसरा पार्टनर आना चाहिए. 9th ईयर पे वापस पहला वाला पार्टनर नहीं लाना है. उसका कूलिंग पीरियड वापस गया, मतलब वो अभी गया, अभी आगे आएगा, वापस आएगा. ये SQC1 की रिक्वायरमेंट है. कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट कितने साल की थी? 10. लेकिन SQC1 क्या बोलता है? अगर तुमको क्वालिटी रखना है, और रखना ही है, कंपलसरी है. लिस्टेड कंपनी में तो ये कंपलसरी है. लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है. लिस्टेड कंपनी जो नहीं है उसका ऑडिट अगर आपके पास है तो ये कंपलसरी है. लिस्टेड कंपनी नहीं है और किसी और का ऑडिट है तो ये ऑप्शनल है आपके पास. फॉर लिस्टेड कंपनी दिस इज कंपलसरी. तो सिनेरियो क्या है? एग्जांपल, ओके, XY इज पार्टनरशिप फर्म.
Okay, XY is partnership firm. Mr. X is a partner. Okay, और Mr. Y is also partner. एक PQR कंपनी है. PQR का 10 साल का ऑडिट उनके पास आ गया. ओके अब मिस्टर एक्स 1 साल काम किए, दूसरे साल काम किए, तीसरे साल काम किए, चौथे साल काम किए. ओके मेरा क्वेश्चन ये है, XY फर्म कितने साल काम कर सकती है? 10 ईयर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मिस्टर एक्स जैसे ही 7 साल हो जाएगा, ओके ही शुड बी रोटेटेड, यानी दूसरा आ जाएगा. एंड नाउ विल बी टेकिंग ओवर मिस्टर वाई. XY से हमको कोई लेना देना नहीं है. XY चल जाएगा, लेकिन हमको किससे प्रॉब्लम है? X से. पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनरशिप रोटेटेड. मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर. बस वो आपका पहला पॉइंट पैराग्राफ बोल रहा है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है, ये रीड करना है भाई. द डिफरेंस इन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिलेटिंग टू ऑडिटर्स रोटेशन अंडर SQC1 विद कंपनीज एक्ट. मेरे ख्याल से एवरीबॉडी क्लियर. तो SQC1 के अंदर कितना ईयर काम कर सकता है वो? 7 ईयर्स. और कंपनीज एक्ट में मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स. 10 ईयर्स का लॉजिक किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म. और 5 ईयर्स किसके लिए? प्रोप्राइटर. अगर प्रोप्राइटर है तो काम ही खत्म है ना, फिर तो SQC1 एप्लीकेबल ही नहीं होता अपने लिए. इट इज ओनली व्हेन द केसेस ऑफ फर्म. जस्ट मेक इट क्लियर. Yes. No. Audit में SQC1 is applicable to firm. SQC1 ऑडिट पे भी लगाते हैं. नहीं ऑडिट पे भी लगाते हैं SQC1. SQC1 इज ऑन फर्म. मैं ये बोल रहा हूं, जब अपन ऑडिट रहते हैं ना तो अपने दिमाग में ऐसे 220 याद आता है क्वालिटी के लिए. SQC1 इज फॉर फर्म. SQC कैन बी एप्लीकेबल टू एनी पॉइंट, लेकिन अगर SQC को भी स्पेसिफिक करना है तो ऐसे 220. ऐसे 220 भी गिविंग ए सेम रिक्वायरमेंट. इट्स कॉपी पेस्ट स्टैंडर्ड, एक्सेप्ट 2-3 जगह छोटा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन कॉपी पेस्ट स्टैंडर्ड है, कोई चेंज नहीं है इसमें. ये मालिक एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ या ना? ओके नेक्स्ट. अमेंडमेंट थोड़ा ना इसमें, ये अमेंडमेंट बोला के रे, ये झंपे लोग हाईलाइट करने बोला तुमको. अमेंडमेंट नहीं बोला. अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट अभी खाली इसमें से बचा हुआ ना LOD है, बाकी सब अमेंडमेंट से भूत उतार. अभी इंपॉर्टेंट के भूत बता रहा मैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है. ओके तो ये तेरा क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन आ सकता है तेरे को एग्जाम में. ओके प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस. और यही चीज पिछले साल भी था. नवंबर 16 के RTP में था, मई 17 के RTP में. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग SQC1 राइट नाउ. SQC1 एज सच LDR ही अपने लिए, मतलब ये पॉइंट क्लियर कर ध्यान रखना. ओके अगला पॉइंट ड्यूटी ऑन रिपोर्ट टू फ्रॉड है. ये तो आपके एग्जिस्टिंग पार्ट में हो जाता. तो पेज 149 जो आपने एग्जिस्टिंग बुक पढ़ी है उसमें से पढ़ो, बाकी छोड़ दो. इसमें से पेज 151. ओके इसके अंदर के दो सेक्शन है. ये 2 सेक्शन शायद आपको पता हो, शायद नहीं हो. सेक्शन 130 और 131 मालूम है? 130 आपके लिए जाता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट. ओके और एक है 131 विच गोज ऑन रीकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स. ओके तो तेरे पास ये है. ओके एक है रीओपनिंग और रीकास्टिंग. ओके देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट आपको दिखेगा 151 पे, आगे पेज पे 4th पॉइंट देखिए, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स. मिला क्या मालिक? सेक्शन 130 मिला मालिक? अगर सेबी को लगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगा, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी को लगा कि साला तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड से बने हुए हैं, ओके वो वापस ओपन करवाएंगे और वापस रीड्राफ्ट करने बोलेंगे. ओके ये होगा रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रीओपनिंग, बात खत्म. तुझे ही लगा कि तूने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं की है, तुझे ही लगा तेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहीं ना कहीं गलत थे, ऑडिटर ने ओपिनियन दिया, अगले साल तेरे को लगा यार ओपिनियन उसका सही था, मैं जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था वो गलत था. ओके उसके बाद लगा यू कैन रिकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस चेंज कर सकता है. और वो सेक्शन होगा 131. 130 में जबरदस्ती है, 131 में अपनी मर्जी है. खाली फर्क इतना है, 131 में जो अपनी मर्जी है वो पिछले 3 साल तक चल सकती है. ओके और इसमें अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अगर जिसको ऑलरेडी पता है ये सब काम किसके लिए आता मालूम है? 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. ओके फैक्ट्स विच केम टू नोन टू ऑडिटर ओके आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड. उसके बाद के फैक्ट्स के लिए जब अमेंड करना होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब ये 131 ऑप्शन है. दिस ओनली मतलब 560 अभी तेरा थ्रो हुआ रहेगा तो तेरे को मालूम है इस पॉइंट पे. तो ये रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग मालिक एवरी क्लियर. तो ये 2 को हाईलाइट करके रख लेना. ये 2 पॉइंट तेरे को, 4th पॉइंट तेरे को देखना है. अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट बोला क्या मैंने? नहीं. ओके अगला पेज तेरा कारो का है. वट एवर विच एवर बुक यू आर स्टडिंग, यू स्टडी देयर, डोंट मॉडिफाई. कारो देयर इज नो अमेंडमेंट एज सच. कारो में 4 क्लॉज तू अच्छे से देख लेना. 4 क्लॉज कौन सा आया? सबसे पहला था फिक्स एसेट्स का क्लॉज, ये अच्छे से देख लेना भाई. फिक्स एसेट्स के बाद तेरे लिए ऑलरेडी मैंने बताया था 16 वाला क्लॉज कौन सा है रे? NBFC. ये तेरे को चेक करना जरूरी है, NBFC वाला चेक कर लेना.
उसके अलावा एक है मैनेजरल रेम्यूनरेशन। मैनेजरल रेम्यूनरेशन का क्लॉज कौन सा है? 7 नहीं, 7 नहीं है, 11। एक मैनेजरल रेम्यूनरेशन का क्लॉज देख लेना, 11 है मैनेजरल रेम्यूनरेशन का क्लॉज। ओके, एंड अलोंग विद मैनेजरल रेम्यूनरेशन और एक आरटीपी का क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू नॉन कैश ट्रांजैक्शन। वो एक आरटीपी की वजह से देर को देखना, बाकी और कुछ नहीं। ये 4 देख लो, 4 में से कंटेंट है भाई, फिल्टर करेंगे, 4 थरो कर लेना, बाकी सब तो ठीक है। ओके, आगे तो तेरे केसेस वापस वही है, तो इग्नोर योर पेज, मतलब विच एवर बुक यू आर स्टडिंग, इफ यू आर नॉट स्टडिंग एनी बुक देन स्टडी हियर। Okay, the pages. If you are not studying any book, then study here. If you are studying with a book, Caro, whichever book you are studying, na, sub ignore. Same copy pasted, don't study here. ये सारा का सारा pages. Till your page number 163. 163 के सारा तेरे point qualification and other things are based on with respect to this point only. Auditor report तेरा 705 सारा obligation है, छोड़ दो, ये सब book से पढ़ना है. Ignore करो. Page 164. ये एक है IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और एक है आपका इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अगर याद होगा थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, इफ रिमेंबर, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। ओके, वही सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। अब देख लो, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मिला क्या मालिक, एंड टाइमली प्रिवेंशन, ये डिस्कस किया था। तो इंटरनल कंट्रोल का ही आंसर इधर रिप्लेस किया हुआ है, खाली इतना है कि दोनों की टर्मिनोलॉजी अलग है। सर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? जब हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरी रिलायबल होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। उसके लिए जो कंट्रोल चाहिए वो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ओके, मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है, मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो प्रोसेस है, वो रिलायबल होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए। उसके लिए जो कंट्रोल चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर। इसका अगला पेज आपके लिए एलडीआर आ जाता, पेज 165। ओके, ऊपर का पॉइंट, विच प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर IFC एंड रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड कंट्रोल ओवर रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा DRS, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, वहां पर अपने लिए इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट आ जाता है। तेरा सबसे पहला सेक्शन 134 वही आ जाता है कि भाई यार डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेरे को देखना होगा, डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, DRS के अंदर तेरे को देना पड़ता है, मालूम है ना, ISCR। दूसरा, इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल? यस, ही शुड चेक फॉर इंटरनल कंट्रोल, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस है, एंड दैट इज सेक्शन 143। तीसरा सिनेरियो 177, ऑडिट कमिटी, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी दिस ऑल इंटरनल कंट्रोल। तेरा तीसरा आता है सेक्शन 177। एंड लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के इसमें तेरे को अपडेट देना पड़ता है, दे शुड सेटिस्फाई, एक शेड्यूल 4 का रिक्वायरमेंट है। ओके, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, और एक रूल है, वो रूल छोड़ दे। ओके, ये 4 पॉइंट तेरे को ध्यान रख ले, ये 4 पॉइंट का तेरे को रिक्वायरमेंट है। यानी व्हाट आर द कंपनीज एक्ट का रिलेवेंट एक्ट और रिलेवेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट्स इट। ओके, तो ये वाला एक पार्ट कर लेना, नेक्स्ट वाला पार्ट छोड़ दो। ओके, अब आया अपना मेन पेज 166 पे। ओके, अब ये सिनारियो है, पहला पेज तो आपको वैसे भी छोड़ना ही है। सेकंड पेज पे 167 पेज पे 167 पेज पे आए, उसमें 9.3.1 मिला, ये अपने को करना है। ओके, ये एलडीआर है, ये आरटीपी में हो चुका है, अपन ने देखा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मिला मालिक। दूसरा पॉइंट 9.3.2, ये अपने को करना है। ओके, अब 9.4 ऑडिट कमिटी अंडर LODR रेगुलेशन, ये सिनेरियो मैं अभी अपडेट कर रहा हूं नोट स्क्रीन पे, समरी में पूरा अपडेट कर देता हूं, समरी में लिख के देता हूं। समरी में या तो आप उसको फोटो निकाल लो, या तो लिख लो, या तो जो भी है, बस ये पॉइंट है, ये सारा चीज थियोरेटिकली लिखा हुआ है, और मैं उसको समरी पैप में बनाता हूं, दिस सेम एज क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट। जिसके बाद ऑलरेडी क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है, सेम आंसर अपन लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये पेज, इसके अगला 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 पेज, 173 तक तेरा डिस्कशन ऐसे ही जाएगा। तेरा 173 तक ऑडिट कमिटी का मैं बनाऊंगा, वो अपडेट रखना है। ओके, यानी पेज 173 तक तेरा कैरी फॉरवर्ड ऐसा ही रहने वाला है। 173 के बाद 174 वाला पेज 174 पे आ जा। मैं ये 173 तक लिखाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद, मैं पहले एक बार मैं अपडेट कर लेता हूं पेजेस पे। 174 वाला, दिस इज व्हाट वी डिस्कस बिफोर द ब्रेक, रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी, याद है ना, क्या क्या कर सकता है और वो क्या बताएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन 9B, क्वेश्चन 9B है अपना। तो क्वेश्चन 9B आरटीपी का अपन ने डिस्कस कर लिया है, तो यहां पर देखने की जरूरत नहीं है तेरे को। ओके, इसके बाद वाला पेज 175,
अब ये बहुत बड़ा कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है वापस, तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड वापस अपना समरी पार्ट बन जाएगा 175, 176, 177, 178, ओके, और 179, ओके। यहां तक अपना सारा वापस मैं चार्ट बना रहा हूं, ये समरी चार्ट है, यही पॉइंट है। अगर आपके पास पहले के चार्ट कुछ है तो डेट्स इट, वही सेम चार्ट ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, सेम वापस मैं वही लिख रहा हूं, ओके। ये वाला सिनेरियो रहेगा। ये होने के बाद अपने लिए नेक्स्ट पॉइंट आता प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। याद आया क्या रे? याद आया? ओके, कहां पर देखा था अपने? अर्लियर ही देखा था, क्वेश्चन 9C। तो ये ऑलरेडी गया है पेज 180 के ऊपर। मिला मालिक? मिला क्या? ओके, विजिल मैकेनिज्म, ओके, 9.12, एवरीबडी ऑन दैट पार्ट। 9.11 we have done in 9C, okay, 9.12 you just need to read it out। ये 9.12 रीड कर लेना, 9.12 ये एक अपने को अपडेट करना है, ओके। उसके बाद वाला पॉइंट अगला पेज स्किप मार दो, 182 वाला 9.15 ये अपडेट करना है, MDA। ये भी मैं उसमें अपडेट कर रहा हूं, मैं सब एक साथ में समरी नोट्स में बना रहा हूं मैं, ओके। इसके बाद वाला पेज, लास्ट के 4 पेज है, 4-5 पेज है, वो सब स्किप मार दो, ये सब डिस्क्लोजर वाले पॉइंट है, ओके। डिस्क्लोजर है, उसके बाद उसको ही रिपोर्ट पॉइंट में दिया हुआ है, तो टिल पेज 191 यू कैन स्किप इट आउट, 191 तक सारा का सारा स्किप कर दो, ये सब डिस्क्लोजर वाले रिक्वायरमेंट है। 191 तक ये आपका ये वाला पॉइंट चला जाएगा। इसके बाद आता है चैप्टर 10 का ऑडिट ऑफ CFS, ओके। CFS में अमेंडमेंट है, वो अपने ब्रेक के बाद किया था, याद है ना, ओके। और एक अमेंडमेंट जो है वो आपको और एक रीड मारना है पेज 193 पे, मतलब अमेंडमेंट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट वाला 193 मिला 193 पे। 193 में देखो लिखा हुआ है, हाउएवर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट अप्लाई टू ए कंपनी इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। मिला? मिला मालिक? पेज 193 में बीच में ही पैराग्राफ है, बोल्ड में लिखा हुआ है। मिला मालिक? ओके, 193 ये अपने को रीड करना है कि CFS की रिक्वायरमेंट किसको एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स इट। ये एक सिनेरियो, ये एक रीड करना है, वो 3 पॉइंट है, एकदम इजी पॉइंट है। इसके बाद वाला सारा का सारा ओल्ड सिलेबस, नो चेंज, व्हाटएवर बुक यू आर रेफरिंग यू रेफर, देयर इज नो चेंज एज सच, ओके। द चेंज विच वी ऑलरेडी डन, वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, सारा का सारा डिस्कस उधर कर दिया था, रिपोर्टिंग का आगे भी डिस्कस कर लिया है। आगे टिल पेज 210, इसमें से अगर आप टेक्स्ट बुक का बात करते हो जो अपन ने ऑलरेडी किया है वो 208, 209, 210। आपको शायद ये मालूम होगा ऑडिटर को परमानेंट एडजस्टमेंट और करंट एडजस्टमेंट ये 2 देखने पड़ते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट इज अबाउट गुडविल, ओके, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये 2 देखने होंगे। और सेकंड करंट एडजस्टमेंट में इंट्रा कंपनी जो भी रहेगा उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ऑडिटर को वही चेक करना है, पूरे पेज में वही लिखा हुआ है एडजस्टमेंट का है। विच एवर बुक यू आर रेफरिंग यू रेफर दैट, इफ यू आर नॉट रेफरिंग रेफर दिस, सिना सिंपल है, ओके। और उसके बाद का मतलब पेज 209, 210 ये मतलब वो आगे वाले पेजेस मैंने आपको अपडेट कर दिया है, ये अपने लिख लिया है ब्रेक के बाद वाला। ऑडिट ऑफ बैंक्स, नो चेंज नो अमेंडमेंट, सेम सिनेरियो सेम आंसर है। ये आंसर आपका आरटीपी में उधर है ऑलरेडी, तो आप इधर डिलीट कर सकते हो। ये आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स क्वेश्चन कौन सा किया था? यू ऑलरेडी डन दैट क्वेश्चन, हाँ, वो इफ यू रिमेंबर SLR क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वाला पॉइंट। तो इससे सेम क्वेश्चन 11। NBFC इज ऑल्सो डन, क्वेश्चन नंबर 13, सेम पॉइंट। दिस ऑल टुगेदर ये सारा का सारा पॉइंट। उसके बाद चैप्टर 15 फिजिकल लॉस, सेम ICDS वॉट एवर वी डिस्कस वही सारा पॉइंट है। तो 215, 216 इज अबाउट फिजिकल लॉस, सेम पॉइंट है। तू उधर छोड़ दिया, उधर आगे पीछे पड़ा तो बस खत्म है, ओके। 217 पे कॉस्ट ऑडिट है। कॉस्ट ऑडिट का अमेंडमेंट मैंने आपको बताया, अमेंडमेंट क्या था? खाली एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, पुराना अमाउंट ही चल रहा है, ओके। नॉन एप्लीकेबिलिटी में खाली कैप्टिव कंजम्पशन के लिए प्लान का है, बस दैट्स द ओनली अमेंडमेंट, बाकी सारा का सारा पुराना आंसर है। एंड आगे तेरा नो चेंज, वॉट एवर डिस्कस वी डिस्कस, बस बात खत्म। और सारा का सारा सिनेरियो यही है। तो आगे वाले इसमें 299 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, दिस इज ऑलरेडी देयर। मेंशन सेबी कब करेगा वो वाला सिनेरियो है, याद है डिस्कस किया अपने लास्ट वाला आंसर्स, वो सारे रेफरेंसेस आपके इसमें है। तो ये आप सब इग्नोर कर सकते हो, प्रोफेशनल एथिक्स भी इग्नोर कर सकते हो। तो यानी एकेडमिक अपडेट्स में से अगर आपने देखा तो फिल्टर करके जितना फिल्टर किया है वो फिल्टर आप अपडेट रख लीजिए, बस बाकी सब स्किप मार दीजिए।
बाकी सब में हेडेक मत करना, बिकॉज हेडेक करते जाओगे तो अल्टीमेटली कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, कंटेंट वाइज दिमाग पड़ी होगी। अब दूसरा सिनारियो जो अभी अपडेट कर रहा हूं मैं, इट इज अबाउट एलओडीआर एंड नथिंग बट क्लॉज 14 लिस्टिंग एग्रीमेंट। इट विल टेक मेरे को ऑल अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट जाएगा सारा का सारा कंटेंट खत्म करने है। 10 सवा 10 तक बच जाए, 10 सवा 10 5 तक होएगा, वॉट एवर। अगर आपका लेट हो रहा होगा, जो हो रहा होगा, यू कैन जस्ट जैसा आपका पॉइंट है, नहीं तो एक 15-20 मिनट का काम है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं भी अपडेट कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले तो एक जो एलडीआर है वो तू देख ले, 10 मिनट का काम वो समझ ले। एक है ऑडिट कमेटी। ये ऑडिट कमेटी अंडर क्या बात कर रही है ये टाइम पर? ऑडिट कमेटी अंदर क्या चल रहा है? अंडर सेक्शन 177 और एलओडीआर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलओडीआर। अगर तेरी कंपनी है जिसको एलओडीआर भी एप्लीकेबल है और सेक्शन 177 है, तो तू क्या फॉलो करेगा? एलओडीआर। तेरी कंपनी है जिसको एलओडीआर नहीं है लेकिन सेक्शन 177 है, तो सेक्शन 177। बस बात खत्म। एवरीबॉडी क्लियर? ऑडिट कमेटी एलओडीआर के हिसाब से, ये याद रख लियो। ओके सर, स्क्रीन पे देख लो, मैं आंसर अपडेट कर रहा हूं। पहला पॉइंट तेरे को ऑडिट कमेटी का, तेरे को क्या ध्यान रखना है? कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट तेरे को क्या याद रखना है? मीटिंग एंड कोरम क्या होनी चाहिए। मीटिंग एंड कोरम, ये किसके हिसाब से बात चल रही है? एलओडीआर। तेरे पास पावर्स क्या है और तेरे पावर्स के हिसाब से तेरे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तेरे पावर्स और तेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी एरिया। मैंडेटरी एरिया टू बी रिव्यूड। स्क्रीन में देख ले, ये तेरे स्टार्टिंग के जितने भी पेजेस हैं ना ऑडिट कमेटी के, वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। सबसे पहला तेरा ऑडिट कमेटी का सिनेरियो, वापस एलओडीआर किसको एप्लीकेबल है? द कंपनीज विच आर इनटू लिस्टिंग। तो ऑडिट कमेटी अंडर एलओडीआर अगर मुझे सेटअप करनी है तो मेरी ऑडिट कमेटी में क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, मिनिमम, एक बार अगर आपने ये पांचों लिख लिया तो अब मेरे साथ में अपडेट रख दिया है। ये पांचों हो गए, मेरे को 5 एरिया पढ़ने हैं। क्या क्या एरिया पढ़ना है मेरा? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा मीटिंग एंड कोरम, तीसरा पावर्स, चौथा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मेरा पांचवा क्या रहेगा? मैंडेटरी एरियाज टू बी रिव्यूड। ये तो करना ही करना है तेरे को रिव्यू। पहला पॉइंट, मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 3। मिनिमम कितने मेंबर चाहिए मालिक? 3। पहला सिनारियो, तेरा पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये 3 मेंबर में से एटलीस्ट 2/3 शुड बी विच डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तीसरा, ओके, ऑल फाइनेंशियल, ऑल डायरेक्टर्स, जो भी डायरेक्टर है, सारे सारे मेंबर्स है, दे शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट। मैंने से फाइनेंशियल लिटरेट, इसका मतलब है बीकॉम वाला पास हुआ नहीं चलेगा, फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। एमकॉम चलेगा? हाँ चल जाएगा। एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल लिटरेट। सर सीए ही चाहिए क्या? नहीं, फाइनेंशियल लिटरेट हु इज वेरी मच स्पेशलाइज इन फाइनेंस। ओके, चौथा पॉइंट, ओके, लेकिन इनमें से एक बंदा ऐसा होना चाहिए हु शुड हैव ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। डिटेल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ओके, एंड अकाउंट्स। यानी एक बंदा तुम्हारा सीए चाहिए, बात खत्म। डिटेल नॉलेज होना चाहिए। पांचवा सिनारियो, जो चेयरपर्सन होगा वो चेयरपर्सन कोई भी नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं बोल रहा हूं मिनिमम 3 मेंबर, एलओडीआर के हिसाब से मिनिमम 3 मेंबर चाहिए। 3 मेंबर के बाद 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। उसके इसमें सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट चाहिए, सारे के सारे। चौथा पॉइंट, उसमें से एक डायरेक्टर है, उसके पास क्या होना चाहिए? डिटेल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ओके, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए मालिक? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एजीएम में कौन शेयर होल्डर को, ऑडिट कमेटी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एजीएम में ऑडिट कमेटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। कौन रिप्रेजेंट करेगा? चेयरपर्सन। तो याद रखना, चेयरपर्सन विल रिप्रेजेंट इन एजीएम टू शेयर होल्डर्स। ऑडिट कमेटी क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। एंड लास्ट, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी जो है वही कंपनी सेक्रेटरी, ओके, ऑडिट कमेटी के लिए बनता है। यानी सारे ऑडिट कमेटी के काम, मिनट्स ऑफ मीटिंग ड्राफ्ट करना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट जनरेट करना, ये करेगा कौन? कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वही इनके काम करेगा। दैट्स इट। ये एलओडीआर की रिक्वायरमेंट है। तो एलओडीआर ने पहला बोला तुम्हारा डायरेक्टरशिप कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से पहला कौन सा समझा? याद रखना, ये आंसर तेरे को याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं। इसका समरी वमरी बना, मतलब ये पूरा समरी फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तू अगर इसको थियरी पढ़ते जाएगा ना, मालूम तेरे को किधर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट तक जाएगा ना, तेरे को पहला पॉइंट मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एकदम ध्यान रख ले भाई, कौन डायरेक्टर, कैसा डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर, क्या है, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। दूसरा सिनेरियो, मीटिंग और कोरम।
भाई मीटिंग और कोरम में सबसे पहले वो लोग कितने कितने टाइम मिलने चाहिए? 4 टाइम। मिनिमम बैक कितना गैप मैक्सिमम हो सकता है? 120 दिन। 120 दिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 120 डेज। 120 डेज के ऊपर अगर हो गया तो भाई नॉन कंप्लायंस। ओके, 4 बार मिलना चाहिए, 120 दिन। सर कोरम क्या होना चाहिए? कितने मेंबर? 2 मेंबर या एनी आइडिया? 2 मेंबर के बाद या 1/3, विच एवर इज ग्रेटर। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, साला जो प्रेजेंट होना चाहिए उसमें कम से कम 2 मेंबर जो प्रेजेंट होने चाहिए, वो दोनों मेंबर जो प्रेजेंट है वो कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पुराना आंसर है। वापस मैं बोल रहा हूं, इट इज कॉपी पेस्ट। आप क्लॉज 49 और ये देखोगे ना, पूरा सेम है। बस आंसर याद रखना। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉइंट है कि अब मेरे को एक गट फीलिंग इसी, मतलब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आधे जिनके हवा हो गए एलओडीआर एलओडीआर, इंक्लूडिंग आपकी भी नहीं, मेरी भी। जब ये पहली बार आया था मैं आधा देखा, मेरे को समझ में नहीं आया मां कसम है क्या, और उसका थियोरेटिकल कंटेंट देखा, मैं बोला इतना सारा क्या है। ओके, और डेफिनेटली उस दिन तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो उस दिन मैं बोला देखेंगे बाद में, देखेंगे मां कसम, अभी किधर देखने गया लेटर ऑन। ओके, जब उसका समरी बनाने लगा, समरी बनाने गया तो सारी समरी वैसी बन रही है जैसी पहली थी, तब समझ में आ गया कि मां कसम वो है। फिर बाद में सारा का सारा कंटेंट देखा, गूगल पे ज्यादा सर्च नहीं मारा, लेकिन एक सर्च मारा था भाई एलओडीआर और क्रॉस फॉर्डिनेट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस तब समझ में आया मां कसम ये डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों में क्योंकि एप्लीकेबिलिटी समझ में नहीं आ रही थी, दोनों में लिखा हुआ एप्लीकेबिलिटी इधर एप्लीकेबिलिटी उधर, फिर एक लॉजिक समझ में आया, पर गूगल से नहीं, वो 2-3 जन से पता करके, फिर आसिम सर से पता किया, फिर आइडिया आया थोड़ा सा कि हाँ भाई यार अगर मेरी ऑलरेडी लिस्टेड है और उसको ही कंप्लाई करना है तो मुझे एलओडीआर देखना है, और फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करना है तो मुझे क्या देखना है? क्लॉज 49। तो लिस्टिंग करना है कि नहीं करना है, इसके क्राइटेरिया के लिए क्लॉज 49 है। एक बार लिस्ट हो गया उसके बाद क्राइटेरिया के लिए एलओडीआर है, बट दोनों के क्राइटेरिया सेम है, यानी लॉजिक एक बार एप्लीकेबल हो गया कंटिन्यूसली एप्लीकेबल है। तीसरा सिनेरियो पावर्स, ये एलडीआर रख लेना तू, पावर्स ये एलडीआर हाईलाइट कर लेना। ओके सर, पावर क्या है? सबसे पहला पावर है तू इन्वेस्टिगेशन कर सकता है भाई, पूरी कंपनी के अंदर घुस घुस के मां कसम जो कही वो कर सकता है। सेकंड, तू सारे एम्प्लॉइज के पास जाके कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मैं कौन? तू बोल रहा हूं मतलब कौन? ऑडिट कमिटी। ऑडिटर की बात हो रही है इधर? नहीं, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है सारे एम्प्लॉइज के साथ। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल एडवाइस ले सकता है, और लीगल एडवाइस के साथ अगर उसको कहीं पर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है। दैट्स इट। ये तीसरा सिनेरियो एक्सपर्ट के लिए, चौथा सिनेरियो एक्सपर्ट के लिए। मेरे ख्याल से चारों पॉइंट समझे? ये 4 पॉइंट तेरे को ध्यान रखना है। ये किसके लिए मालिक? ये किसके लिए? पावर्स। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पावर्स के लिए मैं ऑफिस बता रहा हूं, 4 पावर्स क्या है। सबसे पहले तू क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन। तो सेकंड, सारे एम्प्लॉय को क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन ले सकता है एम्प्लॉय से। तीसरा, तू लीगल एडवाइस ले सकता है कि इस केस में क्या होगा। और चौथा, तू सारा लास्ट में क्या कर सकता है? ओके, लीगल एडवाइस के बाद कहीं पर तेरे को लगा कि एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है। यानी nobody will restrict you for taking an opinion. That's what your scenario. Roles responsibility. Now you have a powers, but understand your roles responsibility to use that powers. तो roles responsibility ये पंचायती है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी करना। दूसरा पॉइंट अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ICOFR। व्हाट इज ICOFR? इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थोड़ी देर पहले पढ़ा ना अपन ने, सेक्शन 177 में एप्लीकेबल है। तो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, भाई ऑडिट कमेटी रोल प्ले करती है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरसी करना। दूसरा, ICOFR देखना। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखना। चौथा, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है उसको सिलेक्ट करना। पांचवा, ICS। व्हाट इज ICS? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहले तो ये 5 याद रख लेना, तो ये सब जनरल गए। ओके, इसके बाद वाले कंटेंट में स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट करने हैं उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये भी उसका काम है, ऑडिट कमेटी देखेगी उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। CFO का अपॉइंटमेंट, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका अपॉइंटमेंट करने में ऑडिट कमेटी रोल प्ले करती है। CFO के अपॉइंटमेंट के साथ में इंटर कॉर्पोरेट लोन देना है। क्या हो गया मैडम, सर पकड़ क्यों रहे हो? ठीक है ना मैडम, अब क्या करेगा इसको? क्या मैं कंटिन्यू कर? ठीक है, लेट तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इट्स ओके मैडम, आई एम ओके, एवरीबडी इज ओके, इट्स ओके ना। तो सर पकड़ क्या रहेगा? अभी ठीक है, ऐसा ही आंसर है तो क्या करूं मैं? ऐसा फोटो निकालो, फोटो निकाल के एग्जाम में यूज करो। अरे मालूम है मैडम, वो ऐसा मैं जनरल के लिए तो मैं ऐसे बताऊंगा ना यार। ओके
हाँ व्हाट्सएप पे सप्लाई करो, देखो एग्जामिनेशन हॉल में क्या सिनारियो होता है, हवा करो हवा। ओके, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, ओके इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के लिए अप्रूवल देना। ओके और एक दो पॉइंट, अब सब सारा का सारा लिख के रख लो रे, 5-10 मिनट आगे पीछे जाएगा, लेकिन सारा का सारा हो गया ना, समरी पढ़ने के लिए फटाफट होएगा तेरे सामने। अभी ये पढ़, नहीं तो वो पढ़, देख तेरी मर्जी, खाली वो देख, तो खाली देख कैसे तेरा है ना ऐसा, तू बोलेगा छोड़ दे, एटलीस्ट ये देखने के बाद लगेगा पढ़ तो लेते हैं, 5 मिनट लगेगा साला पूरा वापस रिवाइज करने को। ये सिनारियो है, कसम से बोल रहा हूँ, चाहिए तेरे पास बुक है ना, अभी तू देख ले उसमें सारा ये लिखा हुआ है, लेकिन लिखने के लिए पढ़ पढ़ देख, तो ऐसा लगेगा। इसीलिए ये पॉइंट 2-5 मिनट जाता कर ले भाई। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना। ओके एंड ऑडिटर का इंडिपेंडेंस चेक करना, ये भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है, चेक कर ले ऑडिटर का इंडिपेंडेंस चेक करना। दैट्स इट। ये पॉइंट, इतने में से कुछ आटे के पॉइंट याद रख ले, बस हो गया, बाकी अपनी घर की खेती। तो भाई ओन फार्मिंग करके जितना आंसर आप लिख सकते हो वो देख लो भाई। ओके तो मेरे ख्याल से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पक्का क्लियर। जिसमें से देख ले चौथे का पॉइंट है ना पंचायती है, 25 एक पॉइंट दिए बुक में, मैंने उसमें से 10-11 पॉइंट लिखे हैं। ओके तो ये पंचायती है, लेकिन तीसरे पंचायती नहीं है, तीसरा एग्जैक्ट आंसर है, तो तीसरा तेरे लिए एलडीआर हो जाता। रीजन सिंपल है, उसकी बाउंड्री है। ओके उसी तरह आपका लास्ट आंसर भी बाउंड्री है, लास्ट आंसर भी आपके लिए एलडीआर है। 6 पॉइंट ध्यान रख, गलती से भी उल्टा सीधा मत रखना। मैंडेटरी एरियाज टू बी रिव्यूड, ओके ये भी अपने लिए एलडीआर। अगर मैं इस पार्ट में से बोलूं तो ये 2 एलडीआर तेरे को ध्यान रखना है। फर्स्ट एलडीआर, फर्स्ट पॉइंट मैंडेटरी एरिया, एमडीए। व्हाट इज एमडीए? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस पहला एरिया रिव्यू करने का, मैनेजमेंट का डिस्कशन एनालिसिस पूरा रिव्यू करना है उसको। दूसरा सिनारियो आरपीटी। व्हाट इज आरपीटी? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ओके ये तो मालूम ही होगा ना, सेक्शन 177 में भी तो यही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखना। तीसरा सिनारियो डीआईसी। व्हाट इज डीआईसी? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो पहले 3 पॉइंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। चौथा इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को रिव्यू करना। पांचवा चीफ इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसके साथ में डिस्कशन करना। मैंडेटरी एरिया चीफ इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर उसके अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन करना। एंड लास्ट पॉइंट, ओके कहीं पर भी कुछ डेविएशन हो रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन को रिव्यू करना। सर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन मतलब क्या? ओके आई ऑलरेडी क्लियर टुडे व्हेन वी आर स्टार्टिंग। ओके इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट कंप्लाइड, if accounting standard is not complied, can we write the reason for deviation? वो reason of deviation को evaluate करना। This is mandatory area। Answer fix है, no other answer। और मैं आपको समझा दूं, जो मैंने दोनों येलो किया ना, ये आंसर इतने ही है, तू नोट्स में पढ़ ले, आंसर इतने ही है। जो मेजर डिस्कशन पंचायती है ना, पंचायती वो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आंसर में है। पंचायती मतलब थोड़ा सा और एलोबरेशन है, लेकिन थर्ड और लास्ट आंसर तेरा आंसर एज इट इज है। मेक श्योर दैट कंटेंट इज वेरी वेल रिमेंबर्ड एट योर एंड। वापस बोल रहा हूं, मैंडेटरी एरिया टू बी रिव्यू। एवरीबॉडी क्लियर? बस ये एरियाज को ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट योर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडिट कमिटी आंसर ओवर। अबे क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से आंसर एवरीबॉडी क्लियर। दिस इज व्हाट योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडिट कमिटी। एंड स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट कर रहे हो ना, लिस्टिंग है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग रिक्वायरमेंट चेक करना। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट रिव्यू करना, उसके साथ डिस्कशन करना। अपॉइंटमेंट रिव्यू करना और डिस्कशन करना, दैट इज कॉन्सेप्ट विच इज डिस्कस्ड हियर। तो अपॉइंटमेंट और डिस्कशन चीफ इंटरनल ऑडिटर का। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी जो रहेगा ना, वो इसका कंपनी सेक्रेटरी रहेगा, ऑडिट कमेटी का और चेयरपर्सन का। सारे काम वो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ये मालिक क्लियर क्या? ये पॉइंट क्लियर? ये तेरे, ये जो तेरे हुए ना ये, ओके ये कितने पेजेस हुए मालूम है क्या? तू खाली पेजेस के नंबर देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। बाकी तो छोड़ दे, मैं बाकी कुछ दू ना दू, तेरे को मैं बता सकता हूँ तेरी मेहनत कितने कितने कौन से लेवल पे तेरे को मालूम पड़ेगा मेहनत का। तेरे को बताऊंगा तो सही, माँ कसम ऐसे थोड़ा ना जाऊंगा। तेरे को बताओ क्या? ओके पेज नंबर 168 to 173, 6 पेज 5 पेज, पूरा पूरा 6 पेज, पूरा का पूरा आंसर 1 पेज में। बॉस यू कैन इमेजिन। ओके ये खत्म नहीं हुआ है, 5 मिनट बाकी हुआ है, 10 मिनट तेरे ऊपर है। अरे अरे बचा ना 5-10 मिनट और रे, लास्ट बचा है। ये किसका कंपोजिशन देखा तूने? डायरेक्टर का कौन? मेरा बापू।
डायरेक्टर करना है ना भाई, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर लास्ट है। ये अपडेट हो गया सबका? ओके याद रखना आंसर मतलब थर्ड और फिफ्थ एलडीआर है, बात खत्म। ओके फोटो ले ना भाई, अभी क्या मैं क्या मुहूर्त निकालू क्या? तो क्या बताना चाहता है, एप्पल है तेरा इसलिए। ओके सुन लीजिए, नाउ डायरेक्टर्स में तीन कॉन्सेप्ट अपने को करना है। सुना, डायरेक्टर में तीन कॉन्सेप्ट करना है, एक है कंपोजिशन, एक है रेम्यूनरेशन, और एक उनके पॉइंट पे रेम्यूनरेशन के बाद में उनकी मीटिंग के बारे में डिस्कशन। तो कंपोजिशन, रेम्यूनरेशन, मीटिंग। पहले बात करो कंपोजिशन। कंपोजिशन में थोड़ा सा लफड़ा ये है कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा ना, उसका भी पूरा एक पेज है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए थोड़ा सा लफड़ा है, वो थोड़ी सी जान जलती है, मतलब उसमें वो याद रखते रखते पता नहीं तू याद रख पाएगा कि नहीं, लेकिन लिख ले, कुछ नहीं कुछ तो लिख पाएगा, तो एटलीस्ट तेरे को सिनारियो ये रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कंपोजिशन क्या है। 3 पॉइंट रहेंगे, और इसमें मैं चार्ट बना के एक पेज में नहीं खत्म होगा, इसके 2-3 पेज में जाएंगे। मतलब ये पॉइंट पे मतलब मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और ये जो 50% है ना, ये 50% में से एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शुड बी देयर, वुमेन एम्पावरमेंट। ओके ये वाला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओके चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कंपोजिशन में। चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लॉजिक सिंपल है। अगर आपका चेयरमैन जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है। और अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपका कितना होना चाहिए? 1/3। ओके ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मालिक एवरीबडी क्लियर? ओके इसके साथ में और एक स्टार पॉइंट याद रखना, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपने क्या बोला था, कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? 1/3। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चेयरमैन प्रमोटर था या रिलेटेड पार्टी ऑफ प्रमोटर था, ओके ये था, तो डेफिनेटली अब आपके लिए कितने इंडिपेंडेंट चाहिए? हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। बात खत्म। ये पहला आंसर ओवर हुआ। ये तेरा कंपोजिशन ऑफ बीओडी। कंपोजिशन ऑफ बीओडी का सिनेरियो एग्जैक्टली सामने लिखा है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही आता है, वो एक डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हुआ। अब का एक डेफिनेशन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो एक थोड़ा सा स्लॉट डेफिनेशन है। बट बिफोर गोइंग ऑन दिस पॉइंट, इधर तक पक्का क्लियर है? ये वाला अपना पहला पॉइंट खत्म हुआ, तो याद रख लेना। ओके अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन। ये हुआ क्या? लिखना बाकी है एक ये मालिक समझ में आया? ओके डन पार्थ। ओके डन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ए पंचायती सुनो रे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुनो मत लिखो। ओके सबसे पहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ओके ये डायरेक्टर सिद्धांतों वाला पर्सन होना चाहिए, इंटीग्रिटी। तीसरा पॉइंट, ही शुड नॉट बी ए प्रमोटर। चौथा पॉइंट, ही शुड नॉट हैव एनी पेक्युनरी रिलेशनशिप, कोई भी पेक्युनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। लास्ट 2 ईयर से सर पेक्युनरी रिलेशनशिप यानी कहीं पर भी वो उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए लास्ट 2 साल से। ओके उसके साथ तो ठीक है, साला उसके रिलेटिव पार्टी के साथ भी नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटिव के साथ। लेकिन रिलेटिव के साथ जो पेक्युनरी रिलेशनशिप है, ओके उसके लिए इन लोग ने टर्मिनोलॉजी दी है। एक दिया हुआ है कि सर 2% ऑफ
ग्रॉस टर्नओवर, ओके, और इसके साथ में क्या होएगा 50 lakhs और एनी अमाउंट विच इज स्पेसिफाइड, ये तो है, ओके, लोअर ऑफ ऑल थ्री। वापस बोल रहा हूं, रिलेटिव के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, ओके, उसके लिए अमाउंट दिया हुआ है एक्सेप्शन, ओके, इतना अमाउंट का उसका पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है। अब इसमें लास्ट 2 साल की बात ही नहीं हो सकती ना, करंट ईयर में भी चल सकता है। अब वो कितना हो सकता है, इट कैन बी 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है उसका 2% अगर उसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो एक अमाउंट, या तो 50 lakhs या एनी अमाउंट विच इज स्पेसिफाइड, ये 3 अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी, तीनों में से विच एवर इज लोअर, ओके, वो अमाउंट के ऊपर पेक्यूनरी रिलेशनशिप हुआ तो भाई ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। मालिक समझा? ओके सर, डायरेक्टर के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप हो सकती है क्या? नहीं, इनके साथ तो हो ही नहीं सकते। ये किसकी बात चल रही है? रिलेटिव। ये ध्यान रखना, ये रिलेटिव के साथ बात चल रही है। यस बड़ी, हाँ, ग्रॉस नहीं, ग्रॉस टर्नओवर और एक कुछ है, टोटल इनकम, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, या नहीं 50 lakhs का 2% नहीं है, 2% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम, ओके। 50 lakhs इज समथिंग डिफरेंट, एक अमाउंट स्लैब है और एक अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 50 lakhs के नीचे भी जा सकते हैं, वो हायर भी कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख फिर कम से कम हो जाएगा फिर तेरा अमाउंट। तो 2% अगर आया तो 2%, अगर लेस अमाउंट आया तो वो लेस अमाउंट होगा। नहीं, लास्ट 2 years इंक्लूडिंग करंट ईयर, हाँ, लास्ट 3 साल पहले हो रहा था, चलता था, सेल्स हो रहा था उनके साथ, कोई परचेज हो रहा था, चल जाएगा। लास्ट 2 साल से एक भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे रिलेटिव के साथ लास्ट अभी भी चल रहा है, चलेगा, लेकिन अमाउंट का स्लैब है, ये अमाउंट का स्लैब चलेगा। छठा पॉइंट ए, समझा मालिक? ओके, ये छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, उसका वो खुद हिमसेल्फ या रिलेटिव, लास्ट पॉइंट है इसका, रिलेटिव शुड नॉट बी KMP मतलब की मैनेजमेंट पर्सनल फ्रॉम लास्ट 3 years, लास्ट 3 years की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए। KMP फॉर लास्ट 3 years। B, ओके, he should not be partner, proprietor और एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय, ओके, ऑफ द फर्म, ऑफ द कंपनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? वापस 3 years। सी पॉइंट, जो रिलेटिव है उसके पास 2% से ज्यादा वोटिंग पावर्स नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, ये वाला आंसर थोड़ा याद रखना, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी अमेंडमेंट है तो इट कैन बी हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ LODR। बाकी अदर देन दैट कॉन्सेप्ट इज सेम, बट वो खाली उसकी वजह से वो हाईलाइट है। इसके लिए मैं आपको अपडेट करने बोल रहा हूँ, ये वाला सिनेरियो 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए रिलेटिव के साथ में। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ओके, उसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सुन लीजिए, कौन सा, क्या हुआ मैडम, बोला ना कुछ पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट इज पर्सन, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय। ए वाला, हाँ, पार्टनर, you should not be partner, proprietor और employee of the firm who is doing audit। हाँ, तो ये इनके ऑडिट कर रहे हैं। सी, की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द कंपनी हो गया, पार्टनर, पर्सन, सॉरी, पार्टनर, प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय ऑफ CA फर्म और CS फर्म और CWA फर्म, मतलब CA, CS, CWA, ये तीनों केस में, हाँ, उस केस में वो पार्टनर नहीं होना चाहिए। लास्ट 3 साल से वो अपना CA नहीं होना चाहिए, लास्ट 3 साल में उसका कोई पार्टनर या कुछ नहीं होना चाहिए, रिलेटिव का पॉइंट। ये टाइम पास देख रहे इधर, ओके। उसके पास 2% से ज्यादा वोटिंग पावर्स नहीं होने चाहिए, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये बंदा, ओके, डायरेक्टर है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें ये पर्सन डायरेक्टर है, और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 25% या उससे ज्यादा रिसीट हो रहा है अमाउंट, और वो रिसीट इस कंपनी से हो रहा है। नाउ ही इज नॉट ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन, यानी अपनी कंपनी में डायरेक्टर है, वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंपनी में भी डायरेक्टर है, और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की कंपनी में हमारी कंपनी से पैसा जा रहा है, ओके। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए जो टोटल रिसीट्स है ना,
ओके उनको मेरी कंपनी से कितना नहीं मिलना चाहिए, 25% से ज्यादा। अगर 25% से ज्यादा रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, बात खत्म। ओके ये वाला सिनेरियो और एक दिया है। और सेकंड लास्ट पॉइंट, ओके सेकंड लास्ट पॉइंट सबसे आसान है, 21 ईयर्स ऑफ एज, ये एक याद रहता। ओके और सेकंड लास्ट पॉइंट, ओके वो भाई बंदा जो होना चाहिए, ओके ही शुड नॉट बी सप्लायर, अभी ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर और लेसी। सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर और लेसी। सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर और लेसी। एवरीबॉडी क्लियर? ये नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। ये अगर क्राइटेरिया बैठा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पूरी लगनी है, हर जन के आंसर आधे आधे होंगे, कि सारे आंसर सारे पॉइंट याद रखना बहुत मुश्किल रह जाएगा, लेकिन दिस इज व्हाट ए क्राइटेरिया। तो इसका पॉइंट याद रखने के लिए लास्ट वाला छठा पॉइंट ध्यान रख ले, पहले 5 पॉइंट में तेरे को रट्टा मारना पड़ता। दिस इज योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन एज पर LODR है। एवरीबॉडी क्लियर? एंड द last resort for LODR, okay, that is coming under remuneration and meeting। तो remuneration का पॉइंट छोटा सा पॉइंट है remuneration का। बिफोर दैट ये वाला लॉजिक समझा? ओके ये वाला हो गया। ओके remuneration के इसमें बहुत सिंपल है। ओके ट्रांजेक्शन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन कुछ भी हुआ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करनी होगी। इफ देयर इज एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप or transaction with non-executive director, it should be displayed in annual report. The second point is very much clear. Remuneration of director should be in accordance with Companies Act. कंपनी एक्ट के हिसाब से ये रेम्युनरेशन होना चाहिए, बात खत्म। तीसरा सिनेरियो, ये रेम्युनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? ओके ये रेम्युनरेशन में सैलरी इंक्लूड होगी, बोनस इंक्लूड होगा, बेनिफिट्स होंगे, स्टॉक ऑप्शंस होगा, पेंशन होगा, एक्सेट्रा। मैं बोल रहा हूं सैलरी, बोनस, बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस, पेंशंस। सैलरी, बोनस, बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस, पेंशन। ओके ये सारे पेक्यूनरी रिलेशनशिप में मेरे इंक्लूड होगा। चौथा पॉइंट मेरे रेम्युनरेशन में इंक्लूड होगा। ओके अब देख लीजिए यार, रेम्युनरेशन में हम लोग एक चीज नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्या? सिटिंग फीस। ओके क्योंकि वो रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है, वो डिफरेंटली पे किया जाएगा। ओके चौथा सिनेरियो, ये रेम्युनरेशन फिक्स्ड भी हो सकता है या परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है ये रेम्युनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके पांचवा पॉइंट, नोटिस पीरियड डायरेक्टर्स के लिए होना बहुत जरूरी है कि कितने पीरियड में आप छोड़ सकते हो। और छठा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट, जो डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट जा रहे होंगे, ये पेमेंट मतलब जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर पेमेंट शुड बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। क्राइटेरिया शुड बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। पेमेंट नहीं है, अमाउंट नहीं, क्राइटेरिया फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो पेमेंट कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया यही है। ओके ये वाला तेरा सिनेरियो हो गया पहले 6 पॉइंट रेम्युनरेशन का। लास्ट पॉइंट तेरे को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, इसके अंदर कौन सी फीस इंक्लूडेड नहीं है बेटा? सिटिंग फीस इंक्लूडेड नहीं है, बात खत्म। क्योंकि नोटिस पीरियड डिफाइन करना चाहिए। ओके सारे डायरेक्टर के लिए नोटिस पीरियड शुड बी डिफाइंड, नोटिस पीरियड शुड बी डिफाइंड। हाय आना, यस बढ़िया। थर्ड पॉइंट इज सैलरी, बोनस, बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस, पेंशन। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? लास्ट पॉइंट क्या लिखेगा और एक लाइन लिखनी है इसमें, क्या है? इट डज नॉट इंक्लूड सिटिंग फीस। यस बढ़िया। हाँ वी नीड टू स्पेसिफाई रेम्युनरेशन में क्या क्या इंक्लूड दिया जा रहा है। ओके और एक आप इसमें इसके अंदर डाल देना, ओके इट डज नॉट इंक्लूड सिटिंग फीस। सिटिंग फीस के लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है क्या? सिटिंग फीस के लिए अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल हो गया, काम खत्म, उसके बाद जरूरत नहीं है। कंपनी एक्ट केस में है तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, लिमिट में है तो कोई इशू ही नहीं है आपको। ओके एंड आखिरी पॉइंट, ये इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट फॉर द पॉइंट ए। सुन रहे,
ये वाला सिनेरियो समझा? ये वाला आना मुश्किल है, मैं वापस बता रहा हूं आपके लिए एलडीआर है, बस एक बार नोट करके रख लो ताकि क्या होगा, आपको पेजेस खत्म हो गए, आपका लॉजिक्स बैठ जाएगा। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप हाईलाइट कर लेना इसके अंदर, बस ये अपना लॉजिक है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन आ सकता है आपको। ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट एट योर एंड इज मीटिंग। ये टाइम पास मीटिंग का सिनारियो एकदम क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, तेरी मीटिंग कितने दिन में होनी चाहिए? ओके, कितने बार होनी चाहिए? 4 बार। कितने दिन मैक्सिमम? 120। सेम लॉजिक है। ए पंटर, जो डायरेक्टर होगा ये डायरेक्टर मैक्सिमम 10 कमिटीज में बनना चाहिए, 10 कमिटी का मेंबर बन सकता है। सुन लिया, ये क्रिटिकल है। और चेयरमैन 5 कमिटी का बन सकता है। यानी अगर ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर अगर कोई कमेटी का मेंबर बन रहा है, वो कमेटी का मेंबर मैक्स टू मैक्स 10 कमेटी का बन सकता है। और वो 10 कमेटी में से कितने कमेटी में वो चेयरमैन बन सकता है? 5। यानी सेम डायरेक्टर कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ 11th कमिटी। ओके, यानी किसी 11th कंपनी में और एक कोई कमेटी फॉर्म हो रही है उसके अंदर नहीं बनेगा। मैक्स टू मैक्स, मैं वापस समझा रहा हूं। ओके, 10 कंपनी की 10 कमेटी, बात खत्म। टोटल में सारे इसमें मैक्स टू मैक्स 10 कमेटी के मेंबर बन सकता है वो। और उसके अलावा ये कमेटी के अलावा उस चेयरमैन कितने कंपनी में बन सकता है वो? 5। उसके ऊपर वो चेयरमैन नहीं बन सकता। जैसे ही 5वें के बाद 6ठे में कोई अपॉइंट कर रहा होगा, उसने हाईलाइट कर लेना चाहिए आई एम ऑलरेडी ए मेंबर और चेयरमैन विद एलओडीआर के लिए। ओके, ये सिनेरियो होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जब आप 10 कमिटी की बात कर रहे हो सर, या 5 कमिटी की बात कर रहे हो, तो इसमें कौन सी कंपनी इंक्लूड है? ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिस्टेड और नॉट लिस्टेड डजंट मैटर। No other company are included. For no other company are included. See, we are doing LODR. LODR में लिस्टिंग वाला ही मेन रहेगा। तो यहां पर लेकिन खाली एक क्राइटेरिया आप ध्यान रखना, इसमें कौन सी कंपनी इंक्लूड की हुई है? ऑल पब्लिक कंपनी, वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई कंपनी नहीं। एग्जांपल, वो अगर प्राइवेट कंपनी में ऑडिट कमेटी में बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्राइटेरिया में बैठेगा ही नहीं वो। ओके, स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंस कमेटी में मेंबर बना है प्राइवेट कंपनी में, 1 मैन कंपनी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पब्लिक कंपनी के मेंबर बना, ओके, वो कमेटी का हमको प्रॉब्लम आएगा। मेरे ख्याल से समझा ये पॉइंट? ओके, तो इसके लिए पब्लिक लिस्टेड हो या नॉट लिस्टेड हो, उसको कंसिडर किया जाएगा। ये जो 10 कमेटी का पॉइंट है ना, ये खाली इसमें 2 कमेटी होगी, एक है ऑडिट कमेटी और एक है स्टेक होल्डर, ओके, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, बस। यानी ये जो कमेटी के क्राइटेरिया होंगे, ये अगर सीएसआर रिपोर्टिंग मालूम है? सीएसआर रिपोर्टिंग के क्या नाम है सीएसआर का? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इसके लिए भी कमेटी होती है। ओके, सीएसआर कमेटी का अगर मेंबर बना, वो इसके अंदर नहीं आएगा। आप समझे? यानी इसके अंदर जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे आप कमेटी के मेंबर का, वो कौन से कमेटी का करोगे? खाली ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर्स, ओके, रिलेशनशिप कमेटी, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, ये कमेटी बोर्ड के साथ डिस्कस करेगी, जो बोर्ड है उसके ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट देने चाहिए। ओके, दिस कमेटी विल प्रोवाइड कंप्लायंस रिपोर्ट टू द बोर्ड। एंड सबसे क्रिटिकल पॉइंट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिमूव्ड और रिजाइंड, अब सीन क्या है? ये लास्ट आंसर, लास्ट पॉइंट फॉर द डे, रिमूव्ड और रिजाइंड। ओके, नया देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिमूव करेगा, रिजाइन करेगा, तो अपने लिए प्रॉब्लम तो आना ही है। ओके, आपने नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना चाहिए। कब? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। मालिक, एवरीबॉडी क्लियर? विच एवर इज लेटर, ये वाला तेरा सिनारियो आ जाएगा। एंड इसी के पॉइंट में, ओके, अब सिनारियो एकदम लास्ट पॉइंट है सर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिमूव भी हो गया, लास्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिमूव भी हो गया या उसने रिजाइन भी कर लिया, रिमूव हो गया, रिजाइन कर लिया, अब मेरे को बता, उसके बाद भी तेरे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं? मालिक समझा क्या? नहीं समझा तो सुन ले। ओके, यानी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकल गया और उसके बाद भी तेरे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप समझे? What I'm asking you, you understood? Okay, after independent director is removed or resigned, after that also your criteria is satisfied that after half of the independent directors or executive director रहा तो non executive रहा तो 1/3 है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, उसके बाद तेरे को अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ सकती है क्या?
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ क्राइटेरिया सेटिस्फाइड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी कंपलसरी नहीं है फिर तू 3 महीने या बोर्ड मीटिंग, ये वाला क्राइटेरिया नहीं है, फिर तुमको जब अपॉइंट करना होगा तब करना है। तो याद रखना इसके अंदर एक ही पॉइंट है, अगर एक ही कंडीशन है, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीट होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीट होता है, दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। मीट होता है तो दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, ये ऑडिट कमेटी के मेंबर, जो ऊपर के 10 कमेटी है ना, 10 कमेटी, ये 2 के कमेटी है। अगर तो सीएसआर कमेटी का मेंबर होगा वो इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 कमेटी जो चाहिए ना, ये 2 कमेटी के मेंबर के रिकग्निशन में आएगा। सी 10 कमेटी तू बोलेगा मैं 10 कमेटी कौन सी? हाँ 10 कमेटी के डेफिनेशन में ये है, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और मेन पॉइंट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंस होना जरूरी है ना, लेकिन तेरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलिक एवरीबॉडी क्लियर? तो इसके अलावा कोई भी कंटेंट रहा, डू लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट।